नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है, इस क्वेश्चन सीरीज का हम पार्ट नंबर 23 लेकर आए हैं। इससे पहले हम 22 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो उनके भी देख सकते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे, ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला का विकास किस काल में हुआ था। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये जो गांधार कला है ना, इसका विकास हुआ था कुषाण काल में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका विकास किस काल में हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस शासक के शासन काल में हुआ था। तो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क प्रथम। ठीक है, कनिष्क प्रथम के शासन काल में गांधार कला का विकास हुआ था। ठीक है, आपको दूसरा फैक्ट याद रखना है कि जो गांधार कला है ना, ये गांधार प्रांत में विकसित हुई थी, इसलिए इस कला को गांधार कला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो गांधार कला है ना, इसका संबंध यूनानी कला से था। ठीक है, इसका संबंध यूनानी कला से था, इसलिए इसको हिंद यूनानी कला अथवा ग्रीक रोमन कला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तीसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि जो गांधार कला है ना, इसका पहली बार भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी। ठीक है, इसलिए इसको बुद्धिस्ट कला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो गांधार कला है ना, इसके 3 नाम है। एक तो है आपका हिंद यूनानी कला, ठीक है, दूसरा इसका नाम है ग्रीक रोमन कला और तीसरा इसका नाम है बुद्धिस्ट कला। ठीक है, तो तीनों आपको याद रखना है। और यहाँ पर बात हुई थी कुषाण वंश की, तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिसस जो है ये कुषाण वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों, इतनी बातें, इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल, और हमारी एक विशेषता है कि हम एक क्वेश्चन से अधिक फैक्ट बताते हैं, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड करके आ सकें। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, मल्हार राग या फिर इसको मेघ मल्हार या फिर इसको राग मियाँ की मल्हार के नाम से जाना जाता है। तो मल्हार राग का रचयिता किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मल्हार राग का रचयिता माना जाता है तानसेन को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जो मल्हार राग है ना, ये हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो मल्हार शब्द है ना, इसका मतलब ही होता है बारिश या फिर वर्षा। ठीक है, और माना जाता है कि जब तानसेन ये राग गाते थे तब वर्षा होने लगती थी। ठीक है, यहाँ पर बात तानसेन की हुई है। तो तानसेन जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक था, और जो तानसेन है ये शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध ज्ञाता थे। ठीक है, जो तानसेन है इनके बचपन का नाम पूछा जाता है। तो तानसेन के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था रामतनु। ठीक है, रामतनु जो है इनके बचपन का नाम था। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में ही हुआ था। एक और फैक्ट पूछा जाता है कि जो तानसेन हैं इनका मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो इनका जो जन्म है ये ग्वालियर में हुआ था। मध्य प्रदेश का एक जिला है ग्वालियर, यहाँ पर जो है तानसेन का जन्म हुआ था और यहीं पर इनका मकबरा है। ठीक है, तो सारी बातें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण जो है ये 1991 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है उदारीकरण। ठीक है, तो उदारीकरण क्या है? तो उदारीकरण जो है एक नई आर्थिक नीति है। ठीक है, जिसके द्वारा देश में ऐसा आर्थिक वातावरण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है जिससे देश में व्यवसाय व उद्योग स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकें। ठीक है, और देखिए, जो आर्थिक उदारीकरण है ये 1991 में हुआ था। ठीक है, और इस वर्ष जो है हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो इस समय हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है ये 1991 के टाइम जो है ये हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता थे जी शंकर कुरूप। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1961 से। ठीक है,
और इसके पहले विजेता थे जी शंकर ग्रुप। तो इनको ये पुरस्कार कब मिला था? तो इनको ये पुरस्कार मिला था 1965 में। कब मिला था? 1965 में मिला था। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में रचना करने वाले साहित्यकारों को दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन अब इसको अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाने लगा है। तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई हैं अब? तो टोटल 23 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, तो अब ये अंग्रेजी भाषा में दिया जाने लगा है। तो क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, उनका नाम है अमिताभ घोष। मैं यहाँ पर उनका नाम लिख दे रहा हूँ। उनका नाम क्या है? अमिताभ घोष उनका नाम है। ठीक है, और इनको ये अंग्रेजी में ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2018 में दिया गया था। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी जनरेट हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया? तो आगरा का किला अकबर ने बनवाया था, लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था, इलाहाबाद का किला जो है ये भी अकबर ने बनवाया था, लेकिन ग्वालियर का किला जो है ये अकबर ने नहीं बनवाया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। तो ये ग्वालियर का किला किसने बनवाया? तो ग्वालियर का किला जो है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है, और इसका निर्माण जो है राजा सूरज सेन, किसने? राजा सूरज सेन ने जो है इसका निर्माण करवाया था। तो ये 3 किले आपको याद रखना है, अकबर ने बनवाए थे, और जो ग्वालियर का किला है ये सूरज सेन ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम अवंतिका था? तो दोस्तों जो मालवा का क्षेत्र है ना, ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, और इसका प्राचीन नाम अवंतिका या फिर अवंती था। ठीक है, और देखिए जो अवंतिका है ये प्राचीन भारत की 16 महाजनपदों में से एक था, और जो अवंतिका है या फिर अवंती है इसके 2 भाग थे। ठीक है, एक था उत्तरी अवंती और दूसरा था दक्षिणी अवंती। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो उत्तरी अवंती था इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी उज्जैन, और जो दक्षिणी अवंती है इसकी राजधानी क्या थी? महेशमती। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर क्या थी? देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी 74%। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। यदि हम बात करें कि इनमें जो है मेल एजुकेशन रेट क्या थी, यानी कि पुरुषों की साक्षरता दर क्या थी? तो पुरुषों की साक्षरता दर थी 82.14%। ठीक है, आपको 82% याद रखना है। यदि हम फीमेल की एजुकेशन यानी कि महिला साक्षरता दर की बात करें तो ये थी 65.46%। ठीक है, आपको केवल 65% मोटा मोटा याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्राचीन समय में कामरून के नाम से जाना जाता था? देखिए जो असम राज्य है ना, इसको प्राचीन समय में कामरून के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। जो कामरून है ये वर्तमान में असम राज्य का एक जिला है। और यदि हम बात करें कि जो असम राज्य है इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि इसका गठन कब हुआ था? तो 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1960 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, और जो असम राज्य है इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी जो है ये दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति का संबंध बेरोजगारी आकलन से है? तो बेरोजगारी आकलन से संबंधित है दांत वाला समिति। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। याद कैसे रख सकते हैं? जब लोग बेरोजगार होते हैं, परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं तो उनके दांत बाहर निकल आते हैं। ठीक है, कोई भी लॉजिक लगा के हमें याद रख लेना है। ठीक है, और हम सभी समितियों की बात कर लेते हैं। जो स्वामीनाथन समिति है इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है जनसंख्या नीति से। ठीक है, आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो जो स्वामीनाथन समिति है इसका संबंध है जनसंख्या नीति से। और जो राजा चलैया समिति है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कर सुधार से। ठीक है, और जो सुरेश तेंदुलकर समिति है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है गरीबी आकलन से। ठीक है, इसका संबंध गरीबी आकलन से है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया लॉजिक से कि बेरोजगार जब लोग होते हैं तो उनके दांत बाहर निकल आते हैं। और जो सुरेश तेंदुलकर समिति है इसका संबंध गरीबी आकलन से था। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि जो तेंदुलकर जी थे क्रिकेटर, हम ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। ठीक है, क्योंकि हमें तो याद करना है ना। और जो राजा चलैया समिति है इसमें राजा शब्द आया है। ठीक है, और इसका संबंध जो है ये कर सुधार से था। तो पुराने समय में, प्राचीन समय में जो हमारे देश के राजा थे, ठीक है, उनको कर के अलावा कुछ नहीं दिखता था, वो कर ही वसूलते रहते थे हमेशा में हमसे, है ना।
और जो स्वामीनाथन समिति है इसका संबंध किस चीज़ से है, तो इसका संबंध जो है ये जनसंख्या नीति से, ठीक है। तो इसमें अब आप कोई ना कोई लॉजिक लगा सकते हैं और याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक यानी कि टिश्यू कौन सा है, तो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। ये संयोजी ऊतक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है, तो ये जो टिश्यू है एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए जयपर तकनीक किसके लिए विकसित की गई थी। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो जयपर तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको किसने डेवलप किया था, तो इसको टेरी ने डेवलप किया था। किसने, टेरी ने डेवलप किया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है टेरी की, तो ये टेरी क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है दी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, ठीक है। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो देखिए जो अग्नाशय है, ठीक है, अग्नाशय को हम क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। तो जो पैंक्रियाज है ना, ये हमारे ब्लड में शुगर की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है, एक्यूपंक्चर क्या है, तो आपको बताना है। देखिए जो एक्यूपंक्चर है ना, ये चिकित्सा की प्राचीन चीनी प्रणाली है, ठीक है। ये चिकित्सा की प्राचीन चीनी प्रणाली है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए सुइयों के माध्यम से उपचार करने को क्या कहा जाता है, एक्यूपंक्चर कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है उपचार सुइयों के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कंप्यूटर का कौन सा स्टोरेज डिवाइस अब अप्रचलित है यानी कि चलन में नहीं है। देखिए जो फ्लॉपी है ये स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, और अब ये चलन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्लॉपी चलन में क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए जो फ्लॉपी की स्टोरेज कैपेसिटी थी, ठीक है, वो कितनी होती थी, तो लगभग 1.44 मेगापिक्सल की होती थी, ठीक है, लगभग 1.44 MB की होती थी। और देखिए अब ये प्रचलन में नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आजकल जो कैमरा जो मोबाइल आ रहे हैं वो आप यदि देखें कि यदि हम उससे आज के मोबाइल से एक पिक क्लिक करेंगे, ठीक है, एक पिक यदि हम क्लिक करते हैं तो उसकी साइज़ कितनी होती है, लगभग 5 से 10 MB उसकी साइज होती है एक फ़ोटो की, ठीक है। और जो फ्लॉपी थी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी, 1.44 मेगापिक्सल। कहने का मतलब ये है कि यदि आप चाहें तो आज की जो फ़ोटो हैं, ठीक है, वो एक फ़ोटो भी आप इस फ्लॉपी डिवाइस में सेव नहीं कर सकते, ठीक है। और आज हमारे पास पेन ड्राइव हैं, ठीक है, मेगापिक्सल की, GB की हैं, है ना, TB तक की, 1 TB की हमारे पास पेन ड्राइव आ गई हैं, CD चल रही हैं, DVD चल रही हैं, हार्ड डिस्क चल रही हैं। तो ये फ्लॉपी जो है ये अब चलन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर को भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस और राष्ट्रीय संविधान दिवस दोनों दिवस मनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों दिवस। ये दोनों दिवस इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को, कब, 26 नवंबर 1949 को पूरा करके हमारे देश को समर्पित किया था। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा देश का संविधान है ये 26 नवंबर, ठीक है, ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे देश का संविधान कब लागू किया गया, तो ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था, ठीक है। दोनों अलग अलग फैक्ट हैं और अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंगीकृत कब किया गया, तो आपको लगाना है 26 नवंबर 1949। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे देश का संविधान लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी, तो जो कांग्रेस की स्थापना है ये लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात हुई है कांग्रेस की, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 28 दिसंबर को, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। ये डेट भी आपको याद रखना है। कहाँ पर की गई थी स्थान, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो कि मुंबई में है,
स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक का नाम था A.O. होम, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। तो सारे फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 17 क्वेश्चन है, सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो जो सैंडी स्टॉर्म है ना, ये संदीप पाटिल की आत्मकथा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए हम बात करें यहाँ पर संदीप पाटिल की, तो ये भारत के पूर्व क्रिकेटर और ये बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर बात हुई है बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, किस देश को हजार झीलों का स्थान कहा जाता है? तो हजारों झीलों का स्थान कहा जाता है फिनलैंड को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पूरे संसार में सर्वाधिक झीलें कहाँ पर स्थित हैं? तो पूरे संसार में सबसे ज़्यादा झीलें जो हैं ये फिनलैंड में ही स्थित हैं, इसलिए इसको हजारों झीलों का स्थान कहा जाता है, ठीक है। यदि लगभग में संख्या पूछी जाए कि कितनी झीलें हैं, ठीक है, तो 1,87,000, ठीक है, लगभग 1,87,000 झीलें जो हैं ये फिनलैंड में हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात हुई है फिनलैंड की, तो फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो हेलसिंकी, ठीक है। फिनलैंड की राजधानी जो है ये हेलसिंकी है। और जो फिनलैंड है इसकी मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा जो है ये यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर स्थित है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ये मंगल ग्रह पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सी हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो उसका नाम है ओलिपस मेसी ज्वालामुखी, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उस ज्वालामुखी का नाम है ओलिपस मेसी, ठीक है। और दोस्तों यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, ठीक है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत जो है इसका नाम है निक्स ओलंपिया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सौरमंडल के सबसे बड़े पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया। और ये किस ग्रह पर स्थित है? तो ये जो पर्वत है ये भी मंगल ग्रह पर ही स्थित है, ठीक है। और यदि हम बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा जो है निक्स ओलंपिया की ऊंचाई है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। कहाँ पर? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है यदि इसकी हाइट पूछी जाए तो इसकी हाइट कितनी है? 93 मीटर, ठीक है। और जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ये किस धातु की बनी हुई है? तो ये तांबे की बनी हुई है, ठीक है। किस धातु की बनी है? तो ये तांबा धातु की बनी हुई है। और जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ये अमेरिका की सबसे ऊंची मूर्ति है। और ये प्रतिमा फ्रांस ने अमेरिका को अपनी मित्रता प्रतीक के रूप में भेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सबसे ज़्यादा बार 49 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो सबसे ज़्यादा बार जो है ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है ये पंजाब राज्य में लगा था, ठीक है। किस राज्य में लगा था? पंजाब राज्य में लगा था। और कब लगा था? ये डेट आपको याद रखना है। तो ये लगा था 20 जून 1951 को। कब? 20 जून 1951 को लगा था पहली बार। कहाँ पर? पंजाब में। और हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति शासन की। तो राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 356 के तहत ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 22 क्वेश्चन है, बांग्लादेश की तलीय सीमा किसके साथ मिलती है? तो बांग्लादेश की तलीय सीमा जो है ये भारत और म्यांमार के साथ में मिलती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 23 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। तो दिल से संबंधित कौन सी बीमारी नहीं है, तो देखिए यहाँ पर जो एंजियोरिज्म है ये दिल से संबंधित बीमारी है, जो कार्डियोमायोपैथी है ये भी दिल से संबंधित बीमारी है, जो मायोकार्डियल रप्चर है ये भी दिल से संबंधित बीमारी है, लेकिन जो डिप्थीरिया है ये दिल से संबंधित बीमारी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। तो डिप्थीरिया कहाँ से संबंधित है, तो ये गले से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 24 क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई बे पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो प्लेइंग इट माई बे पुस्तक जो है इसके लेखक हैं सचिन तेंदुलकर, ठीक है। और ये जो पुस्तक है ये सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बात हुई है सचिन तेंदुलकर की, तो इनके उपनाम पूछे जाते हैं। तो सचिन तेंदुलकर का उपनाम है मास्टर ब्लास्टर, और इनको बॉम्बे बॉम्बर भी कहा जाता है, और क्रिकेट के भगवान भी इनको कहा जाता है, और मैराथन मैन भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये तेंदुलकर जी जो हैं इनके 4 निकनेम हैं, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंदिरा गांधी की जीवनी है उसका नाम है इंदिरा गांधी इन इंटीमेट बायोग्राफी 1992, ठीक है। और ये जो इंदिरा गांधी की जीवनी है इसके लेखक का नाम है पुपुल जयकर, ठीक है। पुपुल जयकर जो है एक महिला हैं, और ये राजीव गांधी की कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है, ठीक है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करें, और कम से कम 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों इसी प्रकार के हम अभी तक जो है 22 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट जीके जीएस 1000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है उसके 22 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। कहाँ से, हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 इंपॉर्टेंट वीडियो दिख रहे होंगे, इनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।